नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों पर विरोध के बीच निकाय चुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका और पंजाब में मिले कांग्रेस को छप्पड़ फाड़ वोट। जी हां दोस्तों, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन का पहला बड़ा झटका लग चुका है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन की वजह से गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में होंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, ओपी चौटाला का बेहद बड़ा बयान, गिर सकती है भाजपा सरकार और पूरे देश में होंगे चुनाव। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान का रेल रोको अभियान कल 12 से 4 बजे तक रहेगा, ट्रेनों का चक्का जाम। टिकैत ने गांव के किसानों से भी किया है आह्वान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों पर विरोध के बीच निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका, कांग्रेस को छप्पर फाड़ वोट। जी हां दोस्तों, पंजाब में 117 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस को बम्पर को फायदा होता नजर आ रहा है। अभी तक आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के लिए पंजाब शहरी निकाय चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। कुछ एक निकायों में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। इस चुनाव में कुल 2252 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बूथ कैप्चरिंग और झड़प के आरोपों के बीच राज्य में 14 फरवरी को 29,15,280 मतदाताओं के मत डालने के साथ 71.39% मतदान हुआ था। अमृतसर में कांग्रेस ने 68 में से 40 वार्ड जीते। पंजाब निकाय चुनाव में अमृतसर जिले की 68 सीटों में 40 कांग्रेस ने, 25 अकाली दल ने और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। अभी बीजेपी और आप का खाता नहीं खुला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन की वजह से गिर जाएगी बीजेपी सरकार, देश में होंगे चुनाव, ओपी चौटाला। जी हां दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीम ओपी चौटाला मंगलवार को जिंद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा की सरकार पर कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार का पतन होगा और देश के अंतर मध्यावधि चुनाव होंगे। इस आंदोलन का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं, संसद भी भंग होगी और आंदोलन के सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया तब ये 100 साल से भी ज्यादा चला था और उसके परिणाम बड़े सुखद आए थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसानों ने सारी सुख सुविधाएं छोड़कर संघर्ष की जो राह पकड़ी, उससे समूचे देश का वातावरण बदल गया है। आंदोलन की वजह से पंजाब हरियाणा की कटुता प्रेम में बदल गई है। जो लोग जात पात का जहर फैलाते थे, आंदोलन के माध्यम से उनको तमाचा मारा गया है। किसान जात पात धर्म की दीवारों को तोड़कर सरकार का सुपड़ा साफ करने का निर्णय ले। सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। इस समय जो माहौल देश में कायम है, उसके हिसाब से 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की हिम्मत व हौसले का परिणाम देखने को मिलेगा और देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। सरकारों का पतन होगा जब मध्यावधि चुनाव होंगे। आपके निर्णयों के अनुसार आपकी इच्छा से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आप बनाओगे, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे निर्णय लेंगे कि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। संघर्ष हमारे खून में है। चौटाला ने कहा कि दीन बंधु सर छोटूराम की जयंती पर किसानों को संबोधित करना सौभाग्य है। सर छोटूराम चौधरी, देवीलाल व चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलो। उन्होंने कहा कि हमारा कोई व्यक्तिगत, राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ नहीं है और संघर्ष हमारे खून में है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करने के पक्ष में है। जो सरकार जिम्मेवारी निभाने में असमर्थ हो तो उस सरकार का पतन जरूरी है। वोट के माध्यम से ऐसी सरकारों का पतन किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का रेल रोको अभियान कल 12 से 4 बजे तक रहेगा, ट्रेनों का चक्का जाम। टिकैत ने गांव के किसानों से भी किया आह्वान। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत अब ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि बृहस्पतिवार 18 फरवरी को देश के किसान ट्रेनों को रोककर सरकार को कड़ा संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेन रोको अभियान कल 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, अगर ट्रेन रोकेंगे तो संदेश देंगे कि ट्रेन चले। उन्होंने गांव के लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। कहा कि गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर 11 फरवरी को आंदोलन स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर रणनीति बनाई गई थी। इसके साथ ही आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी को लेकर गाँव में जनसंपर्क भी किया था।
वहीं पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब के बाद राजस्थान में शुरू हुए महापंचायतों के दौर में अब यहां आंदोलन पर बैठे किसानों ने भी महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से किसान तीनों कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। कई दौर की बात हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार कानूनों में संशोधन की बात पर डटे हुए हैं तो वहीं किसान कानूनों की वापसी पर मांग अड़े हुए हैं। वहीं इससे पहले किसानों ने चक्का जाम किया था तो वहीं इस बार रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से चिंता, राहुल का ट्वीट, घोर लापरवाही बरत रही केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट की एंट्री हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर सतर्कता बढ़ने लगी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे की खबर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार कोरोना के मामले में घोर लापरवाही बरत रही है और अति आत्मविश्वास दिखा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिन ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत में साउथ अफ्रीका, ब्राजील कोरोना वेरिएंट की एंट्री हो गई है। अभी भारत में दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट के 4 और ब्राजील वेरिएंट का 1 केस मिल चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से वक्त वक्त पर कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, वो चाहे वैक्सीनेशन का काम हो, लॉकडाउन के वक्त नियमों की बात हो या फिर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की बात हो। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रही है। अगर कोरोना वायरस संकट की बात करें तो ताज़ा वेरिएंट दक्षिण राज्यों से मिले हैं। बता दें कि इससे पहले भारत में कोरोना का यूके वेरिएंट भी मिल चुका था, हालांकि उस पर भी लगातार काबू पाने और ट्रैकिंग का काम जारी रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका ब्राजील का वेरिएंट मिलने के बाद कर्नाटक में सख्ती को बढ़ा दिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अफ्रीका ब्राजील से आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट होना अब अनिवार्य है। साथ ही अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा और उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब चीनी सेना घुसी ही नहीं तो फिर वापस क्यों जा रही? बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश मंत्रालय के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा है कि जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा में आई ही नहीं तो फिर अब वापसी की बात कैसे की जा रही है? सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, पहले को हल किया जाना चाहिए। पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीनी सेना कभी LAC पार करके भारतीय क्षेत्र में नहीं आई थी। अब उसका कहना है यह सरकार की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत है। चीनी सेना ने भारतीय इलाके से वापसी शुरू कर दी है। क्या दोनों बातें शुरू हो सकती हैं? इससे पहले 15 फरवरी को भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पैंगोंग लेक पर तनाव खत्म करने को लेकर हुए करार से जुड़ी खबर शेयर करते हुए टिप्पणी की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि भारत और चीन ने अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आने की सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था, यह नोट करने की बात है कि देपसांग पर अब भी कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि पैंगोंग लेक पर हम अपनी स्थिति से पीछे हटे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी इसलिए भी अहम थी क्योंकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ऐसा आरोप सरकार पर लगाते हुए कहा था कि उसने पैंगोंग लेक में खुद पीछे हटने का फैसला लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी चीनी सीमा से जुड़े मसले पर अक्सर टिप्पणियां करते रहे हैं। कई बार उनकी राय सरकार के पक्ष में अलग रही है और असहज करने वाली रही है। माना जाता है कि सरकार और बीजेपी नेतृत्व से उनके संबंध सहज नहीं है। इससे पहले भी वह आर्थिक मसलों समेत कई मामलों पर सरकार से अलग राय रख चुके हैं। हालांकि सरकार या फिर बीजेपी लीडरशिप की ओर से उनकी टिप्पणियों पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ परिवाद दाखिल। जहां दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी करने को लेकर मनोज तिवारी के खिलाफ बनारस में अदालत में एक परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद CJM कोर्ट में किया गया है। कांग्रेस नेता अशोक सिंह, राघवेंद्र चौबे और राजेश गुप्ता की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार पंडित ने इसको दाखिल किया है। सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को चीन का एजेंट बताया था, जिसके बाद अब उनको ये बड़ा झटका लगा है और अदालत ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है। परिवाद में कहा गया है कि बीती 15 फरवरी को शिवपुर के एक आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये विवादित और अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसे में उन्हें तलब कर दंडित किया जाए। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर बनारस से आ रही है, जहां पर भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें, पश्चिम बंगाल में भी महापंचायत करेंगे किसान नेता। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वो चुनावी प्रदेश पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिया कि वो जनता से ऐसे लोगों को वोट
वोट नहीं देने को कहेंगे जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं। किसान नेताओं ने यहां गढ़ी सांपला में किसान महापंचायत से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कई अन्य राज्यों की तरह वो जल्दी ही पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, हम देश भर में पंचायतों का आयोजन करेंगे, हम गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां भी एक बड़ी सभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसान राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, हम वहां भी एक पंचायत आयोजित करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रा पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी होगी, इस पर टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि ये मामला नहीं है, हम किसानों के मुद्दों को लेकर वहां जाएंगे। हालांकि हरियाणा बीकेयू के प्रमुख ने महापंचायत को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि वे पंचायत से संसद तक के चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं दें जो प्रदर्शनकारी किसानों की मदद नहीं करते हैं और उनके आंदोलन को समर्थन नहीं देते। बाद में टिकैत और कुछ अन्य किसान नेताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए चूढ़नी ने कहा कि जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, अगर भाजपा के लोग हार जाते हैं तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। पश्चिम बंगाल में भी लोग कृषि पर निर्भर हैं, हम वहां जाएंगे और किसानों से आग्रह करेंगे कि वो उन्हें वोट नहीं दें जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं। टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 40 नेता पूरे देश का दौरा करेंगे ताकि आंदोलन को समर्थन मिले। और इसी के साथ ये कहा गया कि हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें अपने अधिकार नहीं प्राप्त हो जाते, भले ही इसका मतलब अंतिम सांस तक लड़ना क्यों ना हो। इससे पहले टिकैत पंजाब से बीकेयू नेता बलवीर सिंह राजेवाल सहित अन्य किसान नेताओं ने गढ़ी सांपला में सर छोटू राम को श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों, बंगाल चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन से हो सकता है और अब किसान दिल्ली और अन्य राज्यों के बाद बंगाल भी पहुंचने वाले हैं और लोगों से ऐसे नेताओं को वोट ना करने की अपील करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर कोर्ट बोला, असंतुष्टों को खामोश करने के लिए राजद्रोह का कानून नहीं लगा सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि उपद्रवियों का मुंह बंद करने के बहाने असंतुष्टों को खामोश करने के लिए राजद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता, जिसके बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने किसानों के चल रहे प्रदर्शन के दौरान फेसबुक पर फर्जी वीडियो डालकर कथित रूप से राजद्रोह और अफवाह फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 2 व्यक्तियों देवीलाल और स्वरूप राम को जमानत देने के दौरान ये बड़ी बात कह दी। अदालत ने कहा कि समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार के हाथ में राजद्रोह का एक शक्तिशाली औजार है। न्यायाधीश ने 15 फरवरी को दिए गए अपने आदेश में कहा, हालांकि उपद्रवियों का मुंह बंद करने के बहाने असंतुष्टों को खामोश करने के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने बेहद बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के हाथ में राजद्रोह का कानून एक शक्तिशाली औजार है। इसको जो लोग असंतुष्ट हैं उनको खामोश करने के लिए ना, बल्कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। जाहिर तौर पर कानून ऐसे किसी भी कृत्य का निषेध करता है जिसमें हिंसा के जरिए सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने या गड़बड़ी फैलाने की प्रवृत्ति हो। आदेश में कहा गया कि हिंसा अथवा किसी तरह के भ्रम अथवा तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी या उकसावे के जरिए आरोपियों के द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था फैलाने के अभाव में मुझे संदेह है कि आरोपी पर धारा 124A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर अदालत ने कही है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कसा तंज ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है और बस 2 लोगों का विकास कराना है। जी हां दोस्तों, तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर आक्रामक विपक्ष का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार जो दाम बढ़ाई जा रही है, विपक्ष का हमला भी उतना ही तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ट्वीट किया, मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है और बस 2 लोगों का विकास कराना है। मोदी सरकार
हमला करने में माकपा नेता सीताराम येचुरी भी पीछे नहीं रहे और इसी के साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा दिया, सबूतों के साथ कि मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था में अमीर और अमीर होता रहा है और गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो गया है। दोस्तों, कमेंट में आप हमको बताइए कि वो दो व्यक्ति कौन हैं जिनका विकास भाजपा कराना चाह रही है। मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, बस दो का विकास कराना है। वो दो कौन लोग हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर मोदी टैक्स को वापस लेने की उठाई मांग, कहा हर आम भारतीय इसकी राहत का तुरंत है हकदार। जी हां दोस्तों, ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादों पर करों को तत्काल वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि पिछले 6 साल में सरकार ने करों के माध्यम से यानी कि टैक्स के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, जबकि एक आम आदमी पीड़ित है। इसे मोदी टैक्स करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम पिछले 7 वर्षों में लगाए गए इस अतिरिक्त मोदी टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। यह अपने आप पेट्रोल की कीमत 61.92 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 47.51 रुपये प्रति किलोमीटर तक कर देगा। हर आम भारतीय इस राहत का तुरंत हकदार है। उन्होंने कहा, पिछले 7 वर्षों में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 108 रुपये प्रति बैरल थी और दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 57 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा था। खेड़ा ने कहा कि हम किसी भी क्षेत्र में सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का परिणाम नहीं देख रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, एमएसएमई हो या सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य क्षेत्र हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इकोसिस्टम ने हमेशा लोगों को भावनात्मक रूप से अपने कब्जे में रखने की कोशिश की है और इसी के साथ पवन खेड़ा ने कहा कि वो कौन सी भावनाएं हैं जिनके माध्यम से भारत को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। क्रोध, घृणा, डर उनकी रणनीति अनुमान लगाने योग्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CNX ABP के ओपिनियन पोल में बंगाल में फिर बनती दिख रही ममता सरकार। जी हां दोस्तों, बंगाल में इस बार ममता के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले CNX ABP के ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की ही सरकार बनने का दावा किया गया है। सर्वे के अनुसार 294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 146 से 156 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं विपक्षी भाजपा को 113 से 121 सीटें मिलने की बात कही गई है। ओपिनियन पोल में वाम व कांग्रेस गठबंधन को महज 20 से 28 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अन्य दलों को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वोट फीसद की बात करें तो तृणमूल के सबसे अधिक 42% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद भाजपा को 37% वोट मिल सकता है, मीम को 1% जबकि अन्य को 3% वोट मिल सकता है। बताते चले कि इससे पहले सी वोट के सर्वे में भी तृणमूल कांग्रेस को सबसे अधिक 158 से 164 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। इसके बाद भाजपा को 98 से 106 सीटें मिलने की बात कही गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट मोर्चा के उपाध्यक्ष सहित इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी के कई इलाकों में झटका लग सकता है। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। आयोग द्वारा इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी SC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक रॉय और प्रदेश कार्यकारिणी SC मोर्चा के सदस्य सुब्रत रॉय ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही नदिया और डायमंड हार्बर जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ TMC ज्वाइन कर लिया है। वहीं पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने नेताओं के पलायन पर बयान दिया है। घोष ने कहा कि बीजेपी में से अब कोई नहीं जाएगा। नदिया जिले के राणाघाट 2 ब्लॉक के मेजर ग्राम में शनिवार को भाजपा और माकपा के 250 कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। शामिल होने वाले नेताओं में भाजपा की मणिका ग्राम पंचायत की सदस्य मोनिका रॉय और माकपा नेता सुशांत मंडल शामिल हैं। मेजर ग्राम हाई स्कूल से सटे एक क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी द्वारा सभा आयोजित की गई थी। मौके पर भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं को नदिया जिला परिषद और राणाघाट 2 ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बरनाली दे ने तृणमूल का झंडा सौंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर और लोगों के लिए काम करने की भावना के साथ भाजपा और माकपा के लगभग 250 कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बड़ा हमला, पहले ही मिल गए थे पुलवामा हमले के इनपुट, लेकिन शूटिंग में लगे रहे PM।
जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि खुफिया विभाग की तरफ से पहले ही इनपुट मिल जाने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कदम नहीं उठाया और फिल्म की शूटिंग में लगे रहे। राहुल ने कहा कि पीएम ने हमारे देश के जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया। गौरतलब है कि 2 साल पहले हुए पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए अपने ट्वीट में लिखा, खुफिया विभाग की तरफ से पहले ही दे दिए गए इनपुट को नजरअंदाज करते हुए 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहे और हमारे देश के जवानों को पुलवामा में मरने के लिए छोड़ दिया। खुफिया विभाग के जिन इनपुट्स पर कार्रवाई करनी थी, आखिर उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान को लेकर बसों का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान पुलवामा में आदिल अहमद डार नामक एक आत्मघाती हमलावर ने आईईडी से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले की बसों से टकरा दी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने उस दौरान तीखे सवाल पूछते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा इससे फायदा उठा सकती है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने आरोपों में कहा कि प्राइम टाइम मिनिस्टर फिल्म की शूटिंग में लगे रहे और देश के 40 जांबाज जवान शहीद हो गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।